नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनावी खबरों पर आधारित हमारा खास बुलेटिन। सबसे पहले आप दिन की बड़ी चुनावी खबरों को संक्षेप में जान लीजिए, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये खबरें खास हैं क्यों और इनके राजनीतिक मायने क्या हैं। 5 सितंबर को 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। किस सीट पर किसको जीत मिली है, हम आपको ये विस्तार से बताएंगे। आने वाले लोकसभा चुनावों में बीजेपी और जेडीएस साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के रायपुर दौरे के राजनीतिक मायने क्या हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। राजस्थान के टोंक में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 10 सितंबर को इंदिरा गांधी रसोई ग्रामीण योजना की शुरुआत करने वाली हैं। इस योजना में क्या खास होगा, ये आपको बताएंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने जीत के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव को लेकर क्या कहा है, ये भी आपको पूरी जानकारी देंगे। और आइए अब इन तमाम खबरों को विस्तार से समझ लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं 5 सितंबर को 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुए थे उनके नतीजों के। यूपी की घोसी विधानसभा सीट पर एसपी के सुधाकर सिंह ने बड़ी जीत हासिल की है। उन्होंने बीजेपी के दारा सिंह चौहान को करीब 66,000 वोटों से शिकस्त दी है। उत्तराखंड के बागेश्वर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय चंदन रामदास की पत्नी और बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास ने कांग्रेस के बसंत कुमार को 2,405 वोटों से हराया है। त्रिपुरा की धनपुर और बॉक्सनगर सीट पर भी बीजेपी ने ही जीत हासिल की है और खास बात यह है कि मुस्लिम बहुल इन दोनों ही सीटों पर बीजेपी ने बड़े अंतर से जीत हासिल की है। बंगाल की धूपगुड़ी सीट पर टीएमसी को जीत मिल गई है। टीएमसी प्रत्याशी निर्मल चंद्र राय ने कड़े मुकाबले में बीजेपी की तापसी राय को हरा दिया है। पिछले विधानसभा चुनाव में ये सीट बीजेपी ने जीत ली थी। झारखंड की डुमरी सीट पर जेएमएम प्रत्याशी बेबी देवी ने जीत लिया है इस सीट को और केरल के पुथुपल्ली सीट पर कांग्रेस के चांडी ओमान ने सीपीएम के जैक्सी थॉमस को 37,719 वोटों से हरा दिया है। चलिए अब आपको सुनवाते हैं कि ये तमाम जो विजेता हैं इन्होंने क्या कहा। जनता को हृदय से आभार। झारखंड मुक्ति मोर्चा, जगन्नाथ बाबू की विरासत, हेमंत बाबू की तरफ से हम डुमरी की जनता का आभार व्यक्त करते हैं कि डुमरी की जनता ने यह स्पष्ट कर दिया कि इंडिया और एनडीए में जब चयन की बारी आई तो डुमरी की जनता ने इंडिया का चयन किया और इंडिया के सामने एनडीए गठबंधन ध्वस्त हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक अच्छा माहौल रहा। वहाँ की जनता ने हमको जो समर्थन दिया, हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यों के प्रति, प्रधानमंत्री जी के कार्यों के प्रति जो उन्होंने एक उत्साह के रूप में मतदान किया है, मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण था और अच्छे मतों में चुनाव को जीते हैं और ये शुरुआत है। आगामी दिनों के अंदर सारे चुनाव भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से जीतते आगे बढ़ेगी। आने वाले लोकसभा चुनावों में बीजेपी और जेडीएस साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। येदियुरप्पा ने दावा किया है कि कर्नाटक में बीजेपी जेडीएस को 4 लोकसभा सीटें देने के लिए राजी हो गई है। कर्नाटक में बीजेपी और जेडीएस का साथ आना कांग्रेस के लिए झटका माना जा सकता है। हालांकि कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सुनाते हैं आपको कि बीएस येदियुरप्पा ने क्या कहा है और इसके जवाब में सिद्धरमैया की तरफ से क्या कहा गया है। मुझे खुशी है कि देवेगौड़ा जी ने हमारे प्रधानमंत्री से मुलाकात की और उन्होंने पहले ही लगभग 4 सीटें तय कर ली हैं। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन साथ मिलकर चुनाव में उतरेगा या अकेले अपने दम पर उतरेगा। हम अपने वोट जनता से मांगेंगे। सूत्रों के हवाले से देवेगौड़ा ने राज्य की 28 में से 5 लोकसभा सीटों पर जेडीएस उम्मीदवार उतारने की मांग रखी है, जो जानकारी मिल रही है। हालांकि इस बारे में अंतिम फैसला होना भी बाकी है। गौरतलब है कि दक्षिण भारत के राज्यों में एनडीए की मजबूती के लिए बीजेपी लगातार क्षेत्रीय दलों के साथ लाने में जुटी हुई है। तमिलनाडु में एआईएडीएमके के साथ बीजेपी का गठबंधन पहले से है ही। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में टीडीपी के साथ गठबंधन पर बातचीत चल ही रही है। केरल में कुछ छोटी पार्टियों के साथ बीजेपी की बात जारी है। अब कर्नाटक में जेडीएस का साथ आना बीजेपी के लिए काफी राहत की बात है। जाहिर सी बात है, इससे बीजेपी के मिशन दक्षिण को मजबूती मिलेगी। अब रुक करते हैं अगली खबर का। चुनावी साल में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शुक्रवार को रायपुर के राजनाथ गांव में भरोसे के सम्मेलन में शामिल हुए हैं, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित भी किया है। इस दौरान खड़गे ने बीजेपी पर करारा हमला भी बोला। सुनवाते हैं आपको क्या कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने। कांग्रेस ने क्या किया, रिपोर्ट दो। शाह तो बोलते हैं हर जगह गए तो हमारी रिपोर्ट लो,
तुम्हारी रिपोर्ट देव बोलते हैं। मेरा रिपोर्ट उसीलिए मैं दे रहा हूं जो भूपेश बघेल और उनके मंत्रिमंडल और एमएलए ने काम किया कांग्रेस सरकार का, ये काम है। जो मैंने कहा ये हमारा रिपोर्ट है, ये हमारा काम है। ये रिपोर्ट को आप लेके जाइए शाह साहब, इसको लेके जाइए नड्डा साहब, और ठीक ढंग से हमारे नरेंद्र मोदी जी भी अगर देखे तो उनको खुद को ऐसा महसूस होगा, अरे मैं गुजरात में कुछ भी नहीं किया, इतने पिछड़े हुए इलाके में कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार ये सब कुछ कर रही है, तब उनके समझ में आएगा। दरअसल राजनांद गांव को बीजेपी नेता रमन सिंह का गढ़ माना जाता है। राजनांद गांव जिले में डोंगरगढ़ एससी सीट है और इससे पहले जांजगीर जिले में आयोजित भरोसे का सम्मेलन में भी मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए थे। छत्तीसगढ़ में अभी 10 विधानसभा सीट अनुसूचित जाति बहुल हैं। जांजगीर, चांपा, सारंगढ़, रायगढ़, सक्ती, मुंगेली जिलों में एससी वोटर्स की संख्या को गेम चेंजर माना जाता है। मल्लिकार्जुन खड़गे खुद एक दलित नेता हैं। खड़गे ने कर्नाटक की कमान भी संभाली और अब उनका फोकस है छत्तीसगढ़ पर। राजस्थान के टोंक में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 10 सितंबर को इंदिरा गांधी रसोई ग्रामीण योजना की शुरुआत करेंगी और इस दौरान प्रियंका गांधी जनसभा को संबोधित भी करेंगी। राजस्थान में प्रियंका गांधी की ये पहली चुनावी रैली होगी। राजस्थान में शहरों में 8 रुपयों में खाना परोसने की योजना चल रही है। गहलोत ने इंदिरा गांधी रसोई गांव में सस्ता भोजन उपलब्ध कराने की घोषणा की थी। चुनावी मौसम में यह योजना कांग्रेस को राजनीतिक फायदा दिला सकती है। वहीं टोंक कांग्रेस नेता सचिन पायलट का विधानसभा क्षेत्र है। सचिन पायलट को उम्मीद है कि वो इस बार भी टोंक से ही चुनाव लड़ेंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में कांग्रेस ने छात्र संगठन एनएसयूआई ने जीत हासिल कर ली है और एनएसयूआई के छात्र जतिंदर सिंह नए छात्र संघ के अध्यक्ष बन गए हैं। पंजाब में जीतने के बाद एनएसयूआई ने दावा किया है कि अब वो दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में जीत हासिल जरूर करेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मुख्य मुकाबला है बीजेपी के एबीवीपी और कांग्रेस के एनएसयूआई और आम आदमी पार्टी के सीवाईएसएस के बीच। आपको बता दें कि डुसू के चुनाव होने हैं 22 सितंबर को। समाजवादी पार्टी से बागी नेता हुए अपना अलग मोर्चा उन्होंने बनाया है जिनका नाम है स्वाभिमान समाजवादी मोर्चा और इसकी शुरुआत 10 सितंबर को लखनऊ से की जाएगी। बागी नेताओं का कहना यह है कि इसके बैनर तले समाजवादी पार्टी के बागी और नाराज नेताओं को इस मंच से जोड़ लिया जाएगा। देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। पहली बार आरएसएस के कई बड़े नाम पार्टी बनाकर राजनीति में चुनौती पेश करने जा रहे हैं। इस नई पार्टी में आरएसएस के कई पूर्व प्रचारक शामिल हैं जो 10 सितंबर को भोपाल में पार्टी का गठन करेंगे। आरएसएस छोड़ चुके इन प्रचारकों का मकसद है देश की जनता को हिंदुत्व आधारित 100% खरी राजनीतिक पार्टी का विकल्प देना। चुनावी खबरों के हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चुनाव से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए और हर दिलचस्प अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए चुनाव आज तक को। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।